हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। अभी हम डिस्कस करेंगे 25 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो इन दिस डेली करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू टॉपिक्स। फर्स्ट इज सक्सेस ऑफ इंडियाज डीप टेक पुश एंड द नीड टू रिफॉर्म ब्यूरोक्रेसी। इंडियाज डीप टेक मतलब डीप टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, और ब्यूरोक्रेसी को भी कैसे पुश करना है, सिविल सर्विसेज में क्या रिफॉर्म चाहिए। तो ऑब्वियस बात है, ये कहाँ पे आ जाएगा, गवर्नेंस में आ जाएगा, साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी पार्ट बन जाएगा ये। सेकेंड टॉपिक इज एआई फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी से रिलेटेड ये टॉपिक रहेगा। इसके साथ साथ जो भी लास्ट एडिशन में हमने क्वेश्चंस दिए थे मेंस के, उसके मॉडल आंसर्स आपको मिलेंगे और नए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे। जो भी नए वर्ड्स, वट एवर न्यू वर्ड्स यू आर लर्निंग, प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट कि आपका कॉग्निटिव पावर जो है, कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो है और बेटर तरीके से इंप्रूव हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, सक्सेस ऑफ इंडियाज डीप टेक पुश एंड द नीड टू रिफॉर्म ब्यूरोक्रेसी। सब्जेक्ट गवर्नेंस टेक्नोलॉजी दोनों में आप इसको यूज कर सकते हो। रिफॉर्मिंग द स्टील फ्रेम। व्हाट इज द स्टील फ्रेम? स्टील फ्रेम बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी को, स्टील फ्रेम बोला जाता है सिविल सर्विसेज को, स्टील फ्रेम बोला जाता है उस एग्जाम के लिए जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो स्टील फ्रेम का नाम दिया था हमारे सरदार पटेल साहब ने कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, ये जो सिविल सर्वेंट है, ये हमारे स्टील फ्रेम है और उसके ऊपर आप बाकी ब्रिज बना सकते हो, ऐसा इनको नाम दिया गया था। इस बार इंडिपेंडेंस डे 2025 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देश को एड्रेस करते हुए बहुत सारे अनाउंसमेंट किए। अनाउंसमेंट टू अ बोल्ड फ्यूचरिस्टिक विजन विथ हाई टेक इनोवेशन। इनोवेशन कैसा होना चाहिए? हाई टेक। द सेंट्रल चैलेंज इज विदर इंडियाज गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैन कीप पेस विथ इट्स टेक्नोलॉजिकल एम्बिशन। सेंट्रल चैलेंज ये है, इंडिया का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, क्या वो पेस रख पाएगा विथ इस टेक्नोलॉजिकल एम्बिशन, टेक्नोलॉजिकल एम्बिशन के साथ साथ। व्हाट इज द कंटेक्स्ट? तो गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी, टेक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, क्या हमारा गवर्नेंस वैसे वैसे इंप्रूव हो रहा है क्या? दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस क्वेश्चन। कंटेक्स्ट, द पीएम एम्फेसाइज सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता, नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक टर्म्स बट इन कैपेबिलिटी एंड हाई टेक इनोवेशन। हाई टेक इनोवेशन जिसमें टेक्नोलॉजी हाई चाहिए, डीप टेक्नोलॉजी सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल क्लीन एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल क्रिटिकल मिनरल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एरोस्पेस, बायो इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सबको आप क्या बोल सकते हो? हाई टेक इनोवेशन या डीप टेक सेक्टर्स बोल सकते हो। अर्ज सिटीजन टू शेड कॉलोनियल माइंडसेट। सिटीजन्स को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि कॉलोनियल माइंडसेट जो है, ब्रिटिशर्स के समय का जो माइंडसेट है, उसको शेड कर देना है, छोड़ देना है और एक नया फ्यूचर रेडी नेशन की तरफ हम लोगों को मूव करना है। तो क्या क्या यहाँ पे बोला गया? सिग्निफिकेंस ऑफ द 2025 स्पीच बाय द पीएम, सिंबॉलिक पुश फॉर नेशनल कैपेबिलिटी। पीएम मोदी क्वेश्चन, शुड द जेट इंजन फॉर आवर मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स बी आवर्स और नॉट? क्या जो जेट इंजन है मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए वो हमारे होंगे कि नहीं होंगे, है ना? रिफ्लेक्ट बोथ स्ट्रेटेजिक इंटेंट एंड नेशनल प्राइड। जो भी जेट इंजन है, फॉर एग्जांपल तेजस, तेजस क्या है? मेड इन इंडिया जेट इंजन है एक तरह से, ठीक है। तो अगर हम खुद बनाते हैं और खुद के लिए यूज करते हैं तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट भी रहता है, नेशनल प्राइड भी रहता है। बोल्ड प्रॉमिस ऑफ सेल्फ रिलायंस, द पीएम प्रॉमिस दैट इंडिया विल शेड डिपेंडेंसी इन द नेक्स्ट 2 डिकेड्स। आने वाले 20 ईयर्स में हम डिपेंडेंसी छोड़ देंगे, बाकी कंट्रीज से इंपोर्ट्स हमारा कम हो जाएगा, हम सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ जाएंगे। इन नॉट जस्ट अबाउट ट्रेड, सिर्फ ट्रेड के मौके पे नहीं बट इंडिजिनस कैपेबिलिटीज के मौके पे भी और नेशनल कॉन्फिडेंस में भी हमारे बढ़ोतरी होगा, इजाफा होगा। डिजिटल लीडरशिप माइलस्टोन, डिजिटल लीडरशिप में ऑलरेडी हम टॉप नंबर पे चल रहे हैं, नंबर 1 पे चल रहे हैं। पर कैपिटा डेटा कंज्यूमर, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन डेटा कंजम्पशन जो है इन द वर्ल्ड, इंडिया में हाईएस्ट है, 32 जीबी पर मंथ, है ना? ऑलमोस्ट 32 जीबी पर मंथ डेटा कंजम्पशन जो है पर पर्सन है इंडिया में। मतलब एक इंसान एक दिन में 1 जीबी से ज्यादा डेटा जो है वो खर्चा कर दे रहा है ना? आपको लग रहा होगा सर 1.5 या 2 जीबी तो हम यूज कर ही रहे हैं, हाँ, क्यूमुलेटिवली। इसमें बच्चे वगैरह भी शामिल हैं, बच्चे इन द सेंस 6 मंथ का, जो क्योंकि आप पर कैपिटा की बात कर रहे हो तो पूरा पॉपुलेशन यहाँ पे साथ में आ जाता है। तो इवन पर कैपिटा कंजम्पशन जो है हमारा चाइना से भी ज़्यादा है और यूएस से भी ज़्यादा है। भले ही हम रील ही देख रहे हो बट पर कैपिटा कंजम्पशन फिर भी ज़्यादा है।
Deep tech is driven by scientific discoveries and engineering breakthroughs, turning theoretical concepts into real world application. Deep tech जो है साइंटिफिक डिस्कवरी से कंसर्न है, इंजीनियरिंग ब्रेक थ्रू से कंसर्न है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में बदलना चाहिए. अनलाइक कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी विच फोकस ऑन इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, डीप टेक वेंचर लेवरेज नोवेल टेक्नोलॉजी फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. डीप टेक नए टेक्नोलॉजी पर ज्यादा रिलाई करता है ना, ऑफन थ्रू लॉन्ग एंड अनसर्टेन R&D प्रोसेस, लॉन्ग R&D प्रोसेस से या अनसर्टेन R&D प्रोसेस से. डीप टेक में अगेन बिग डेटा, नैनो टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, एडवांस मटेरियल साइंस, फोटोनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक के ऊपर अभी यूपीएससी ने कल ही मेंस में क्वेश्चन भी पूछा. विजन एंड स्पीच एल्गोरिदम्स, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, AI एंड मशीन लर्निंग. की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीप टेक क्या है? साइंटिफिक इंटेंसिटी, रूटेड इन फंडामेंटल साइंटिफिक डिस्कवरीज और इंजीनियरिंग इनोवेशन, लॉन्ग R&D साइकिल, typically require extended period of research and development, high capital intensity, often need significant investment in specialized equipment and talent, potential for disruptive impact, capable of creating new markets or significantly transforming existing one. ये क्या है? डीप टेक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक रहने वाले हैं. इंडियाज टेक्नोलॉजी जर्नी सो फार, स्ट्रेंथ इन मिड टेक सेक्टर. मिड टेक सेक्टर में हमारा क्या स्ट्रेंथ है? इंडिया नाउ रैंक 6 among the top 9 deep tech ecosystem globally with 3600 such startup which received USD 850 million funding in 2023. जिन्होंने फंडिंग कितना रिसीव किया? 850 मिलियन USD फंडिंग 2023 में रिसीव किया है. AI इज द टॉप फोकस फॉर फाउंडर्स एंड इन्वेस्टर. AI जो है फाउंडर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए टॉप फोकस है. 74% ऑफ न्यू डीप टेक स्टार्टअप्स जो हैं वो AI पे ही सेंटर्ड है. 86% ऑफ फंडेड स्टार्टअप हैविंग AI फोकस. जितने 86% ऑफ फंडेड स्टार्टअप है उन पे AI फोकस है. ये सब डेटाज हैं जो कि आप साइंस में डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. तो देखिए इंडियाज डीप टेक पाई है, नंबर ऑफ स्टार्टअप्स. AI में हमारा नंबर ऑफ स्टार्टअप क्या है? 1900 प्लस है. बिग डेटा एंड एनालिटिक्स में नंबर ऑफ स्टार्टअप क्या है? 570 प्लस है. इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कितना है? 560 प्लस है. ब्लॉकचेन में कितना है? 240 प्लस. AR एंड VR, AR मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी पे 210 प्लस है. वेब 3 में 150. साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, ड्रोन में 50-60 स्टार्टअप्स हैं. लाइफ साइंसेज में 25 प्लस. ये नासकॉम का डेटा है, सोर्स नासकॉम का है. तो इतना डीप टेक में हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं. AI also dominates patent filing, making up 41% of all deep tech patient. AI जो है वो भी डोमिनेंट पेटेंट फाइलिंग है जो 41% ऑफ ऑल डीप टेक पेटेंट्स को बना के रखता है. सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार में, UPI में, डिजी लॉकर में, कोविन में हमारा जो अचीवमेंट रहा है वो ऑलरेडी आप यूज करते रहे हो. आधार भी, कोविन पोर्टल भी, वो सिग्निफिकेंट है. इंडियाज टेक्नोलॉजी जर्नी सो फार हमारा टेक्नोलॉजी जर्नी क्या है? Robust STEM talent pool. India produces 1.5 million engineering graduates annually, forming one of the world largest STEM pool. हमारे पास 1.5 मिलियन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं ऑलरेडी, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट STEM पूल बनता है. STEM का मतलब क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिसिन, है ना. तो इसमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट पूल हमारे पास है. गवर्नमेंट का पॉलिसी क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर 8,000 करोड़ के बजट से स्टार्ट हुआ था. ड्राफ्ट नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी 2023 में था. एम्स टू एक्सेलरेट टेक्नोलॉजी ग्रोथ एंड एनहांस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस. अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विद इट्स फर्स्ट 1 लाख करोड़ is investing heavily in research across various fields. India's technology journey so far: surge in venture capitalist investment. Deep tech now accounts for 20% of global capital funding, with $40 billion raised in 2023 despite slowdown. $40 बिलियन रेज किया गया है डिस्पाइट स्लो डाउन. कहाँ पे? डीप टेक में, डीप टेक्नोलॉजी में. ये सब आपके डेटा काम आएगा. इन इंडिया स्टार्टअप्स लाइक observe.ai have raised over $214 million, reflecting growing investor confidence in long-term innovation. Rising demand for indigenous solution. India's Atmanirbhar push in defense, space, energy is generating direct demand for homegrown solution. Successes like Skyroot, Vikram S launch एंड आइडिया फोर्स डिफेंस ड्रोन्स. ये बहुत अच्छा कंपनी है जो डिफेंस ड्रोन बनाता है. तो ये नेशनल सिक्योरिटी को भी मीट कर रहा है. अब देखो ये यहाँ पे हम बात करेंगे डीप टेक का. शेयर ऑफ डीप टेक इन इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम 12% है. डीप टेक्नोलॉजी है ना. $2.7 बिलियन का इक्विटी फंडिंग रेज वहाँ पे किया गया. इक्विटी फंडिंग मतलब इतना का पार्टनरशिप, लोगों ने इतने के स्टॉक्स और शेयर खरीदे.
53% का CAGR है। CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, हर साल 50% का ग्रोथ रेट है, हर साल 50% का ग्रोथ रेट इज यूज लास्ट 10 ईयर्स में। इसका कंपाउंड ग्रोथ रेट निकालोगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, है ना, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स में आई थिंक 20 टाइम्स और इवन मोर आ जाएगा। ठीक है, 30+ MAA डील यहाँ पे दिखाई देंगे। बैरियर्स टू डीप टेक डेवलपमेंट, colonial legacy in governance, bureaucracy rooted in colonial structure. India's civil services model was designed by British administrator to maintain imperial control, not foster innovation. यहाँ पे इनोवेशन को फोस्टर करने के लिए नहीं, जबकि ब्रिटिश कंट्रोल के लिए यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी को रूट किया गया था। करंट सिस्टम रिमेन्स हायरार्किकल, करंट सिस्टम हायरार्किकल है, रूल बाउंड है एंड रेजिस्टेंट टू चेंज है। अब यहाँ पे बात किसके लिए हो रही है? हमारी गवर्नेंस के लिए हो रही है। बात किसके लिए हो रही है? ब्यूरोक्रेसी के लिए हो रही है। ब्यूरोक्रेसी। बात किसके लिए हो रही है? सिविल सर्विसेज के लिए हो रही है। सिविल सर्विसेज में जो हमारा सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्वेंट्स हैं, जो स्टील फ्रेम है जो कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया, जो इंपीरियल कंट्रोल करने के लिए बनाया, इनोवेशन को पुश करने के लिए नहीं बनाया। करंट सिस्टम रिमेन्स हायरार्किकल, करंट सिस्टम हायरार्किकल है, हायरार्की है वहां पे, रूल बाउंड है एंड रेजिस्टेंस टू चेंज है, वहां पे रेजिस्टेंस टू चेंज है, लैक ऑफ डोमेन एक्सपर्टीज है। मोस्ट टॉप ब्यूरोक्रेट्स एंड जर्नलिस्ट इवन इन हाईली टेक्निकल मिनिस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस एंड स्पेस। मोइली कमिटी proposed recruiting specialists for top roles but implementation has been minimal. मोइली कमेटी ने एक तरह से प्रपोज किया स्पेशलिस्ट को रिक्रूट करना टॉप रोल्स के लिए, बट वहां पे इम्प्लीमेंटेशन जो है मोइली कमेटी में भी एक तरह से स्पेशलिस्ट रिक्रूट नहीं हो रहा है। मोइली कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद भी ये था कि चलो सिविल सर्विसेज में इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपर्ट्स, डिफेंस के एक्सपर्ट, स्पेस टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट होने चाहिए, जबकि सिविल सर्विसेज है क्या? आप क्या पढ़ रहे हो? आप जीएस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जर्नलिस्ट बन रहे हो। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन किया गया बट वो भी नहीं है। बैरियर टू डीप टेक डेवलपमेंट, डीप टेक डेवलपमेंट का बैरियर क्या है? इन इफेक्टिवनेस ऑफ लैटरल एंट्री। सिविल सर्विसेज में डोमेन एक्सपीरियंस के लोग नहीं है, वैसे लोग नहीं है जिनको डीप टेक्नोलॉजी खुद ही आती हो, है ना। लैटरल एंट्री उनका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है हायर लेवल पे। रेगुलेटरी एंड जुडिशियल बॉटलनेक है, ओवर रेगुलेशन है, कॉम्प्लायंस बर्डन है, ओवरलैपिंग मैंडेट है। कोर्ट्स आर इल इक्विप्ड टू हैंडल टेक्नोलॉजी रिलेटेड केसेस सच एज IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेटा प्राइवेसी एंड AI लायबिलिटी। इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? 2026 मार्क्स 100 years फॉर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एन आइडियल मूवमेंट टू रिस्ट्रक्चर द ब्यूरोक्रेसी, है ना। 100 साल हो गए हैं, ब्यूरोक्रेसी को शायद अब रिस्ट्रक्चर कर लेना चाहिए। इंडिया हैज ए स्ट्रॉन्ग टैलेंट पूल, हमारे पास ग्लोबल टेक जायंट्स है, NVIDIA, IBM का रिसर्च सेंटर इंडिया में ही है। तो वैसे लोग भी जो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, बहुत सुपीरियर हैं, वो लोग भी पॉलिसी मेकिंग में जाने चाहिए। रिफॉर्म मॉडल इन ब्यूरोक्रेसी, परफॉर्मेंस लिंक्ड कार्डर, कार्डर जो होना चाहिए चाइना में परफॉर्मेंस लिंक्ड है उसका, इसीलिए AI में, क्वांटम में, EV सेक्टर में रैपिड ग्रोथ देखने के लिए मिला। US में स्पेशलिस्ट ब्यूरोक्रेसी है, स्पेशलिस्ट ब्यूरोक्रेसी स्पेशलिस्ट है, इसलिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन में आ गए। यूके में इंटरनल प्रमोशन है आउटकम के बेसिस पे, ब्यूरोक्रेसी अकाउंटेबिलिटी अंडर क्वेश्चन वहां पे आ जाती है आउटकम, इसलिए यूके का इतना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ नहीं देखोगे। सिंगापुर में टेक्नोक्रेटिक आउटकम ड्रिवन मॉडल है, इसलिए इनोवेशन और स्किल्स में वहां पे सिंगापुर काफ़ी आगे चल रहा है। तो इंडिया में क्या है? इंडिया में यूके वाला ही मॉडल चल रहा है, तो ये हमें इम्प्रूव करके एटलीस्ट स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी पे हमें फोकस करना पड़ेगा, टेक्नोक्रेटिक आउटकम ड्रिवन मॉडल पे हमें फोकस करना पड़ेगा। वे फॉरवर्ड गवर्नेंस रिफॉर्म फॉर डीप टेक फ्यूचर, ब्यूरोक्रेसी को ओवरहॉल किया जाए, ओवरहॉल मतलब पूरा रिफॉर्म किया जाए। रिफॉर्म यूपीएससी टू अलाउ स्पेशलिस्ट रिक्रूटमेंट हो AI में, साइबर सिक्योरिटी में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में, स्पेस में। क्रिएट अ सेपरेट टेक्नो एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर पैरेलल टू IAS, जैसे IAS है, जैसे IPS है, जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बनाया गया, वैसे ही टेक्नो एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर बनाया जा सकता है। टेक्नो एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर जिनका टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा रोल होगा। इंस्टीट्यूशनल मॉडर्नाइजेशन, एम्पावर मिनिस्टर्स टू रिक्रूट फ्रॉम एकेडमिया एंड इंडस्ट्री फॉर लीडरशिप एंड एडवाइजरी रोल। मिनिस्टर्स जो हैं रिक्रूट कर सके एकेडमिया से, एकेडमिया मतलब प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स, इंडस्ट्री से, जिससे लीडरशिप रोल मिल सके, है ना। जबकि मिनिस्टर्स कहाँ से रिक्रूट करते हैं? मिनिस्टर अपने IAS और IPS कैडर से रिक्रूट कर पाते हैं। रिवाइज ट्रेनिंग करिकुलम टू इंक्लूड इनोवेशन, गवर्नेंस, डिजिटल एथिक्स, ये सब चीज़ें हों। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हो, R&D हब्स एस्टैब्लिश हो, लॉन्ग टर्म कोलेबोरेशन हो, स्टार्टअप्स हब्स एस्टैब्लिश हो।
व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? गवर्नेंस रिफॉर्म फॉरवर्ड डीप टेक फ्यूचर, स्मार्ट रेगुलेशन किया जाए, रेगुलेशन और ज्यादा स्मार्ट हो। इंट्रोड्यूस परफॉर्मेंस बेस्ड सनसेट क्लॉज एंड रिड्यूस ओवरलैपिंग कंप्लायंस, ओवरलैपिंग कंप्लायंस को कम किया जाए। कंप्लायंस क्या है? कंप्लायंस मतलब सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना। एजाइल रेगुलेटरी बॉडी, ये सब एजाइल, ये सब क्या है? कीवर्ड है ना। जुडिशियल मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? जजेस ट्रेन होने चाहिए जो कि टेक्नोलॉजी को समझ सकें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के केसेस को समझ सकें। फास्ट ट्रैक बेंचेज हो इनोवेशन रिलेटेड डिस्प्यूट्स के लिए, क्योंकि मान लो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे डिस्प्यूट होता है। फाइनेंसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डीप टेक इनोवेशन मिशन लॉन्च किया जाए, है ना, जिसमें क्वांटम, डिफेंस, R&D सारी चीजें हो। इनोवेशन जोन्स बनाए जाए। सिविल सर्विसेज के बारे में बात कर लेते हैं, ये थोड़ा स्टैटिक हम लोग समझ लेते हैं। कमिटीज ऑन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म के ऊपर क्या क्या कमेटी बनाई गई। संथानम कमेटी आई 1964 में, उसने बोला कि करप्शन को रोकना होगा। करप्शन रोकने के लिए सिविल सर्विसेज में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया गया, जो आज भी है। बाद में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी भी बना दिया गया, ठीक है। कोठारी कमीशन आया, कोठारी कमीशन ने बोला कि देखो 3 स्टेज एग्जाम होना चाहिए, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। आज देखते हो ना आप 3 स्टेज एग्जाम देते हो, तो ये कोठारी कमीशन के बाद से ही लागू किया गया। सतीश चंद्र कमीशन आया, उसने बोला रिव्यू ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, एप्टीट्यूड और एथिक्स होना चाहिए रिक्रूटमेंट में। 1989 में ही बोल दिया गया। बाद में आप देखोगे कि सीसैट आया, एथिक्स का पेपर आया। होथा कमेटी ने भी बोला एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, परफॉर्मेंस होना चाहिए, है ना। तो बाद में आप देखोगे एथिक्स और सीसैट को इंक्लूड कर ही लिया गया है। कमिटीज ऑन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म, वीरप्पा मोइली कमेटी, वीरप्पा मोइली कमेटी को बोलते हैं सेकंड एआरसी। सेकंड एआरसी कमीशन आया, उसने बोला लैटरल एंट्री होना चाहिए। लैटरल मतलब डायरेक्टली एंट्री हो जाए डोमेन एक्सपर्ट का, उनको यूपीएससी का एग्जाम नहीं देना पड़े। मान लो 35 प्लस एज में, 40 प्लस एज में, 45 प्लस एज में, ये जो डोमेन एक्सपर्ट हैं जिनका 10 साल, जिन्होंने 15 साल, 20 साल काम किया हुआ है अपने अपने पर्टिकुलर फील्ड में, उनका लैटरल एंट्री हो जाए। कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट आए, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, अप्रेजल सिस्टम परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए, यहाँ सीनियोरिटी बेस्ड होता है, ई गवर्नेंस में ट्रेनिंग हो, ठीक है। बाद में हमने मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया है। बासवा कमेटी आई, बासवा कमेटी ने बोला कि एग्जाम और अटेम्प्ट को कम किया जाए, है ना, कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो 6 दिया जाता है 32 तक के एज को कम किया जाए। बट ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं, यहाँ पे बैकलैश बहुत ज़्यादा होगा जब भी गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करेगी। करंट इनिशिएटिव, लैटरल एंट्री इनटू ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर लेवल पोस्ट यहाँ पे हो रहा है। डी रेगुलेशन कमीशन, आइडेंटिफाइंग एंड स्क्रैपिंग रिडंडेंट कॉम्प्लायंस को स्क्रैप किया जा रहा है। इंडिया मिशन टू लीड इन डीप टेक मस्ट बी मैच्ड विथ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। जब तक इंस्टीट्यूट में रिफॉर्म नहीं किया जाएगा, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म नहीं किया जाएगा, डीप टेक टेक्नोलॉजी में लीड कर पाना मुश्किल है। द पीएम्स 2025 स्पीच एक्नॉलेज दैट आत्मनिर्भरता इज एज मच अबाउट फिक्सिंग ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक एज बिल्डिंग जेट इंजन और क्वांटम लैब। सेंटेनरी ऑफ यूपीएससी ऑफिसर एन अपॉर्चुन मूवमेंट टू अलाइन इंडियाज गवर्नेंस विथ इट्स 2047 गोल, ठीक है। सेकंड, एआई फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, इनेबलर नॉट डिसरप्टर। एआई जो है वो इनेबलर की तरह है, डिसरप्टर की तरह नहीं है। देखो यहाँ 3 फीमेल ने मिलकर ये अच्छा सा आर्टिकल लिखा है, पायल मलिक, निकिता जैन एंड शैली गुप्ता ने। तो यहाँ पे फोकस एआई पे तो रहेगा, फोकस विमेन पे भी रहेगा, फोकस मार्जिनलाइज सेक्शन पे भी रहेगा। द एडिटोरियल डिस्कसेस हाउ इंडिया कैन स्टीयर एआई towards inclusive growth by choosing augmentation over automation. Augmentation मतलब जो existing system है, what is augmentation? existing system को और बड़ा करना है। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई कर रहे हो, बुक्स का यूज कर रहे हो, बुक्स के साथ आपने एआई का भी यूज करना शुरू कर दिया, हेल्प लेना स्टार्ट कर दिया, दैट इज ऑगमेंटेशन। ऑटोमेशन मतलब आपने बुक्स हटा दिया, सब कुछ एआई के भरोसे छोड़ दिया, दैट इज ऑटोमेशन। फॉर एग्जाम्पल एक सेल्फ ड्राइविंग कार आती है, सेल्फ ड्राइविंग जिसमें ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है, दैट इज ऑटोमेशन। ऑगमेंटेशन मतलब ड्राइविंग कार ड्राइवर ही ड्राइव करेगा, बट बहुत सारा फीचर जो होगा वो एआई इनेबल्ड हो जाएगा सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, सेफ्टी बढ़ाने के लिए, दैट इज ऑगमेंटेशन। इंश्योरिंग जॉब्स इवॉल्व रादर देन डिसअपियर, तो ये इंश्योर किया जा रहा है कि जॉब्स इवॉल्व हो, डिसअपियर नहीं हो। इट हाईलाइट्स द नीड फॉर स्किलिंग, स्किलिंग चाहिए, ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम चाहिए टू प्रिवेंट इनइक्वालिटी एंड मोनोपोलाइजेशन। इनइक्वालिटी और मोनोपोलाइजेशन को प्रिवेंट करना है, मोनोपोलाइजेशन को प्रिवेंट करना होता है। इंडिया एट क्रॉस रोड इन द एआई एरा, द डिबेट अराउंड एआई इज नो लॉन्गर लिमिटेड टू जॉब लॉसेज, इट इज अबाउट हाउ इंडिया शेप्स द एआई ट्रैजेक्टरी to foster inclusive growth. India has the opportunity to use AI as a productive enhancer and equalizer or fall into the automation trap that widens equality. Profession Daron
Ekmoglu, AI's consequence depend on policy choices, not technological inevitability. AI का कॉन्सिक्वेंस किस पे डिपेंड करता है? पॉलिसी चॉइसेस पे। ये बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट है। प्रोफेसर डारोन एकमोग्लू को 2024 में नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स के लिए। ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट आप लिख लेना। ये स्टेटमेंट आपको कहीं ना कहीं काम कर जाएगा, चाहे ऐसे में काम कर जाएगा, चाहे गवर्नेंस में काम कर जाएगा, चाहे ये साइंस एंड टेक में काम कर जाएगा, चाहे ये एथिक्स में काम कर जाएगा। कहीं ना कहीं इस साल अगर आप मेंस दे रहे हो तो दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी हाईली यूजफुल फॉर यू। AI in labor market data, person AI skill report 2025। AI is, अब ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। AI स्किल रिपोर्ट बोलती है AI is expected to reshape 10.35 million jobs, create 3 million new tech roles in India by 2030। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2025 रिपोर्ट बोलता है AI is likely to transform tasks within jobs rather than eliminate jobs altogether। जॉब्स को altogether eliminate नहीं करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा टास्क विद इन जॉब। सर्विस सेक्टर contributing 55% of GDP and 31% of employment is vulnerable to AI disruption, है ना। जो सर्विस सेक्टर 55% जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है और एम्प्लॉयमेंट भी वहां 31% है, ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल आपको दिख रहा है। फार्म सेक्टर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर रिमेन्स मोस्टली अनअफेक्टेड। अब एआई जाके थोड़ी खेती करेगा, है ना, और टेक्निकल पेनिट्रेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो फार्म सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टेड यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इंक्रीज इन एआई एडॉप्शन इंडिया इन लीडिंग इकोनॉमी। इंडिया में एआई एडॉप्शन काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया में सबसे ज़्यादा 45%। यूएस में, जापान में, यूके में क्या है? कम है। परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव इंक्रीज एआई यूज ड्यू टू कोविड-19, इंडिया उसमें से सबसे ज़्यादा, सबसे आगे है। 2 AI pathways, ऑटोमेशन वर्सेज ऑगमेंटेशन। बताया आपको स्टार्टिंग में, ऑटोमेशन फोकस ऑन रिप्लेसिंग ह्यूमन वर्कर टू इम्प्रूव कॉस्ट एंड एफिशिएंसी। रिस्क वाइड स्प्रेड जॉब डिस्प्लेसमेंट। ऑगमेंटेशन यूज AI टू असिस्ट एंड एनहेंस ह्यूमन कैपेबिलिटीज, इसको बोलते हैं ऑगमेंटेशन, है ना। तो ऑगमेंटेशन, इंडिया ऑगमेंटेशन जैसे करेगा इंक्लूसिविटी बढ़ेगा। इंडिया मस्ट स्ट्रैटेजिकली प्रेफर ऑगमेंटेशन टू बैलेंस ग्रोथ विद इंक्लूजन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो यहाँ मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, उन्होंने साफ मना कर दिया कि इंडिया में ड्राइवरलेस कार नहीं आएंगी, जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़े। हमारे बहुत सारे ड्राइवर्स की जो जॉब है वो चली जाएगी, तो ड्राइवरलेस कार इंडिया में नहीं आएगी। तो यहाँ पे ऑटोमेशन को प्रीफर इंडिया नहीं कर रहा है। पॉलिसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लेके आ रही है। करंट ट्रेंड्स इन इंडिया, इमर्जिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। टाटा स्टील यूज AI को पायलट टू सपोर्ट नॉट टू रिप्लेस इंजीनियर। इंजीनियर्स को सपोर्ट करने के लिए AI को पायलट टाटा स्टील लेके आ रही है। इन्फोसिस लार्ज स्केल रीस्किलिंग प्रोग्राम ला रही है। सीमेंस अप्लाइज जेनरेटिव AI टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए सीमेंस कर रही है। एग्जाम्पल शो AI कैन एक्ट एज अ सारथी की तरह, गाइड की तरह काम कर रही है, कृष्ण की तरह काम कर सकती है, रादर देन विनाशक, डिस्ट्रॉयर की तरह काम नहीं करे। करंट ट्रेंड्स इन AI एडॉप्शन, AI एडॉप्शन ऑटोमेशन और IT में 45%, बिजनेस प्रोसेस में 31%, मॉनिटरिंग में 30%, बिजनेस एनालिटिक्स में 30%, ह्यूमन रिसोर्स एंड टैलेंट एक्विजिशन में 28%, फ्रॉड डिटेक्शन में 28%, सस्टेनेबिलिटी में 30%। अलग अलग ये IBM का डेटा है कि इंडिया में हम AI एडॉप्शन में कहाँ जा रहे हैं। पॉलिसी पिलर्स फॉर इंक्लूसिव AI डेवलपमेंट, स्किलिंग एंड एजुकेशन। अब स्किलिंग का रिफॉर्म तो करना पड़ेगा। AI एंड डेटा लिटरेसी को स्कूल में, कॉलेज में, वोकेशनल ट्रेनिंग में पढ़ा देना चाहिए। Encourage modular life learning models through ITIs and private partnership. Focus on developing cognitive, emotional, and soft skill. Open and equitable AI infrastructure. Treat computing power, data storage, and foundational model as public goods. Encourage vernacular language tools, small language models, and domain-specific AI agent. Ensure open standard and interoperability to democratize participation. Policy pillar for inclusive AI development. Competitive AI ecosystem. इकोसिस्टम क्या होना चाहिए? कॉम्पिटिटिव। प्रिवेंट मोनोपोलीज, मोनोपोली को प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। मोनोपोली मतलब एक कंपनी जो कि पूरा एक छत्र राज बना के चल रही है, उसमें एंटी ट्रस्ट रेगुलेशन का बहुत काम आ जाता है। व्हाट इज एंटी ट्रस्ट रेगुलेशन? एंटी ट्रस्ट रेगुलेशन का मतलब होता है एंटी ट्रस्ट, कि एक कंपनी मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल खरीदोगे, है ना, तो एंड्रॉयड जो है, एंड्रॉयड उसमें इनबिल्ट मिलेगा, ठीक है। तो वो एक तरह से क्या है ना, गूगल का होता है एंड्रॉयड, किसी और कंपनी का नहीं है। समझ में आ रही बात? और उसके बहुत सारे ऐप प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे, तो प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे तो एक तरह से वो मोनोपोली वाली बात हो गई। एंड मार्केट कंटेस्टेबिलिटी टूल्स, अवॉइड प्लेटफॉर्म इरा इश्यूज लाइक बंडलिंग, सेल्फ
प्रेफरेंसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लॉक-इन्स। ठीक है, MSME empowerment and grassroots innovation. Provide MSME with subsidized access to AI tools, cloud computing and skilling. Public investment should support not just unicorn, but also small and sustainable enterprises. Strengthen institutional ecosystem. Scale up initiative like Atal Innovation Mission, Startup India. Atal Innovation Mission मतलब schools में Atal Innovation Mission स्टार्ट किया गया था, जिसमें कि स्कूल्स में टेक्नोलॉजी बच्चों को और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। की चैलेंजेस AI poses. जॉब डिस्प्लेसमेंट इन लो स्किल एंड रूटीन जॉब्स। लो स्किल और रूटीन जॉब्स में जॉब डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जांपल टेलीकॉलर का जॉब वगैरह जा सकता है। ठीक है, 59% ऑफ जॉब्स इन इंडिया आर एट रिस्क ऑफ ऑटोमेशन। वाइडनिंग स्किल गैप, डिमांड फॉर AI कोडिंग एंड डेटा साइंस स्किल्स इज रैपिडली इंक्रीजिंग। Education remains theory heavy with little AI oriented vocational training. The Indian skill report shows only 48.7% of Indian graduates are employable with a growing mismatch in tech skills. Key challenge AI poses. Cyber security vulnerabilities. Traditional MSME integrating AI lack cyber security readiness, exposing them to data breach and operational risk. साइबर सिक्योरिटी, अब जितना AI यूज होगा उतना ही साइबर सिक्योरिटी का रिस्क ऑब्वियसली, डेटा ब्रीच का रिस्क ऑब्वियसली बढ़ेगा। 2023 में इंडिया फेस्ड ओवर 79 मिलियन साइबर अटैक्स। 79 मिलियन साइबर अटैक हम लोगों ने क्या किया था, फेस किया था। हमें थर्ड ग्लोबल में रैंक किया गया था कि हम जितना साइबर अटैक फेस कर रहे हैं। एथिकल एंड रेगुलेटरी कंसर्न। RBI concerned about systematic risk, digital exclusion. 665 million Indians in rural India still did not access the internet, deepening the urban-rural tech divide. Key challenges क्या AI पोज कर रहा है? डिपेंडेंस ऑन फॉरेन AI टेक्नोलॉजी. इंडियाज रिलायंस ऑन ग्लोबल टेक जायंट्स गूगल, OpenAI, माइक्रोसॉफ्ट लिमिट टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी एंड ड्रेन फॉरेन एक्सचेंज. ये फॉरेन एक्सचेंज को ड्रेन करते हैं. डेटा लोकलाइजेशन लॉ, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, conflict with global AI data flow, raising regulatory and sovereignty issues. Environmental cost, AI क्या होगा, AI के बाद से कंप्यूटर का स्टोरेज का जरूरत पड़ेगा, है ना, तो उतना ही पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. पावर कंजम्पशन बढ़ेगा तो कार्बन एमिशन बहुत बढ़ जाता है. A single AI model can emit carbon equal to 5 car over their lifetime. एक सिंगल AI मॉडल 5 कार के बराबर अपने लाइफ टाइम के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकता है. वे फॉरवर्ड क्या है? इंडिया मस्ट चूज ऑगमेंटेशन ओवर ऑटोमेशन. इसके बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं. पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शुड प्रमोट शेयर्ड एक्सेस, फेयर कंपटीशन, वाइड स्प्रेड स्किलिंग. AI मस्ट सर्व पीपल नॉट रिप्लेस देम. AI पीपल को सर्व करे, रिप्लेस नहीं करे. तो हमें राइट फ्रेमवर्क पॉलिसी की जरूरत है ना. इंडिया चैलेंज इज टू ह्यूमनाइज द फ्यूचर नॉट जस्ट ऑटोमेट इट. तो ये सब कंक्लूजन आप मेंशन कर सकते हो. लास्ट DCA में द क्वेश्चन इज लाइक हाउ कैन इंडिया कन्वर्ट ई-स्पोर्ट इनटू अ ग्लोबल एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी व्हाइल इंश्योरिंग चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी. इसमें इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा, इसमें आपको पॉइंट्स मिलेंगे, पोटेंशियल फॉर ई-स्पोर्ट, ठीक है, फिर आपको चैलेंजेस मिलेगा, है ना, और लास्ट में इंश्योरिंग चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी. ऐसे करके आपको पॉइंट्स मिलेंगे. तो ऑब्वियसली जब ये सब मॉडल आंसर हम लोग देते हैं तो मॉडल आंसर में डेटा जो वर्ड लिमिट है उसका इतना ख्याल नहीं करते कि आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा जाएं. इसमें से 1-2 पॉइंट आप कट करोगे, आपका वर्ड लिमिट फुल अचीव हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन जो है वो वोकेशनल एजुकेशन इंडस्ट्री का है. ये स्किलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है. स्किलिंग से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये अगर आप मॉडल आंसर अच्छे से याद करके जाते हो तो डायरेक्टली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा. ऑलमोस्ट यही चीज़ आप रेप्लिकेट करके आ सकते हो. और स्किलिंग एक ऐसा टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते ही रहते हैं. ठीक है, अब ये सारा चीज़ डेटा के साथ अगर आप मेंशन कर देते हो तो बस आपका काम हो जाता है. आज के लिए जो हमने सेल्फ रिलायंस पढ़ा गवर्नेंस में और इंक्लूसिव ग्रोथ में, उसके ऊपर आप क्वेश्चन लिख के ले आ सकते हो, जिसको अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आए होंगे. थैंक यू एंड जय हिंद.